विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम, अध्याय 13। आखिरी बार उसे देखा। बेंटले धीरे धीरे रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, समुद्र की हल्की ठंडी गंध उन्हें महसूस होने लगी। रात असामान्य रूप से अंधेरी हो गई थी, लेकिन यह उमस भरी और तूफानी थी और उन सभी पर छाई दमनकारी भावना भारी वातावरण के कारण और भी तीव्र हो गई। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य आगे झुके और भैरवनाथ मुखर्जी के कंधे पर हाथ रखा। अब जब परमव्रता भट्टाचार्य पूरी तरह बाहर हो गया है, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं जो मुझे पता है। क्या तुम समझ रहे हो? भैरवनाथ मुखर्जी ने तुरंत कार को किनारे किया और रोक दिया। वह अपनी सीट पर मुड़ा और बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखने लगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यह कितना अच्छा विचार है, उसने कहा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे लगता है कि यही सही समय है जब हमें सब कुछ बता दिया जाए। उसने हेडलाइट्स बंद कर दिए और सुनने के लिए खुद को तैयार कर लिया। न्यायाधीश ने अंधेरे में सिर हिलाया। मैं भी यही सोचता हूं, उन्होंने कहा। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम समझ जाओगे कि मैं कितनी मुश्किल स्थिति में फंस गया था। मुझे नहीं पता कि परमव्रता भट्टाचार्य ने तुम्हें बताया या नहीं, लेकिन अमेरिका में न्यायाधीश के रूप में मेरे पूरे करियर के दौरान मेरी पहचान सिमिस्टर गैंगस्टरों से निपटने के लिए थी। हम कभी नहीं जान पाए कि यह कथित सिमिस्टर कौन है। वे रुके। हम हमेशा यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, इस रहस्यमयी नेता की पहचान। एक दिन मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा जो सुराग जैसा लग रहा था। यह मेरी सेवानिवृत्ति के बाद की बात है। पुलिस के पास एक स्थायी समिति थी जिसे विशेष रूप से इस गैंग की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इन अपराधियों पर मेरी स्पेशलिटी के कारण मुझे उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। हमें कैदियों से पूछताछ करने की विशेष सुविधाएं मिली। राज्य जेल में एक आदमी था, कुलसन नाम का। वह नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बेहद घिनौने मामले में शामिल था, जिसमें कई पुलिस वालों को गोली मार दी गई थी। वह एक सिमिस्टर आदमी था। जेल में रहते हुए कुलसन को आंतरिक बीमारी हो गई जो अंततः कैंसर निकली। जब वह जेल अस्पताल में मरने की कगार पर था तो समिति ने मुझसे उससे मिलने का अनुरोध किया, जो मैंने किया। वह अपने आखिरी दिन अपने घर पर बिताना चाहता था, अपनी पत्नी के साथ। मैंने मामले की जांच की और पाया कि वह इतना बीमार था कि अब कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसकी रिहाई की व्यवस्था की और उससे एक सौदा किया। वह अंधेरे में उनकी ओर झुके। वे सभी ध्यान से सुन रहे थे। उसने मुझसे कसम खाई थी कि उसके पास सिमिस्टर की असली पहचान से जुड़ा एक सुराग था। बहुत प्रयास और समझाने बुझाने के बाद मैंने वह चीज हासिल कर ली। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि उसने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन वह इतना गंभीर था कि धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि मेरे हाथ में रखा यह बेतुका सा सामान वास्तव में हमारी समस्या को हल करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। शानदार, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। लेकिन यह तुम्हारा रहस्यमयी पत्र आखिर है क्या? न्यायाधीश अपनी सीट पर थोड़ा हिले। बच्चों की परियों की कहानियों की एक किताब, उन्होंने कहा। राजमोहन रॉय चौधरी चौंक उठा। क्या वह वही है जो नीले सूटकेस में थी? उसने पूछा। परमव्रता भट्टाचार्य ने बताया था कि उसने इसे खोला था, बूढ़े आदमी ने कहा। हां, वही किताब थी। मैंने पूरी श्रृंखला खरीद ली थी। पहली किताब के पीछे उनकी सूची थी। मैंने उन किताबों का एक एक शब्द पढ़ लिया, हर तरह के गुप्त संकेत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन न तो मैं और न ही तुम्हारा महान स्पेशलिस्ट अभिर दत्ता उसमें से कुछ भी निकाल सका। भैरवनाथ मुखर्जी ने अंधेरे में उसकी ओर घूरा। हे भगवान, क्या वह उन्हीं में से एक थी जिसे हमने देखा था? उसने कहा। हमें तुरंत वापस लौटना होगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुमने अपना सुराग रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम में छोड़ दिया था। वही सबसे सुरक्षित तरीका था, बूढ़े आदमी ने समझाया। जब तक वह बाकी किताबों के बीच पड़ी रही, तब तक कोई भी यह नहीं बता सकता था
कि असली किताब कौन सी है, जब तक कि उसे पहले से पता ना हो। अगर मैं उसे एक किताब के साथ पकड़ा जाता तो यह साफ हो जाता कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसे बाकी किताबों के साथ रखता था। यह सबसे सुरक्षित तरीका था जो मैं सोच सकता था। फिर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। एक सोने से पहले की कहानी, लेकिन इसमें रहस्य छिपा है। मुझे इसे हल करने का मौका देना ही होगा। मैंने एक बार एक एक्रोस्टिक के लिए 7 शिलिंग और 6 पेंस कमाए थे। उसने इंजन स्टार्ट किया और वे पहले की तुलना में अधिक गति से निकल पड़े। अब रात इतनी घनी अंधेरी हो चुकी थी जितनी गर्मी के मौसम में आमतौर पर नहीं होती। आकाश बादलों से भरा था और हवा में उमस थी, बावजूद इसके कि समुद्र की ठंडी ताजगी हर थोड़ी देर में उन्हें छू जाती थी। यह उनके आसन्न खतरे की भावना के साथ मिलकर यात्रा को एक रोमांचक और बेचैन कर देने वाला अनुभव बना रहा था। पूरा देहात जैसे जाग रहा था। पक्षी और जानवर गर्मी में बेचैनी से सो रहे थे और जैसे ही वे आगे बढ़े, सड़क किनारे से सरसराहट और हल्की चीखें सुनाई दीं। जंगल से भी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जहां रात के पक्षी तूफान के लिए तैयार हो रहे थे। वे बिना किसी रुकावट के स्ट्राउड पहुंचे। भैरवनाथ मुखर्जी ने बगल में बैठे राजमोहन रॉय चौधरी की ओर देखा। सड़क पर कोई पुलिस नहीं। यह क्या है? बचत अभियान? या फिर किसी ने कुछ इंतजाम किया है? काश मेरे 7 व्हिस्लर्स अभी भी काम कर रहे होते। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। राजमोहन रॉय चौधरी ने भारी सांस ली। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, उसने कहा। अगर यह तूफान जल्द ही नहीं फूटा तो मैं खुद फट जाऊंगा। यह सारी रात ऐसे ही लटका रह सकता है। यहां ऐसा अक्सर होता है। इससे मुझे हमेशा किसी की हत्या करने की इच्छा होती है। यही तो बात है, भैरवनाथ मुखर्जी ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना मौका मिलने ही वाला है। उसने कार को मोड़कर गांव की ओर जाने वाले लंबे नीची चढ़ाई वाले रास्ते पर डाल दिया। गांव पूरी तरह अंधेरे में था जब वे गुजरे। पार्क, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं संकरी सड़क पर झुकी हुई थीं, अब अजनबी, डरावना और बेचैन लग रहा था। लाइट्स, राजमोहन रॉय चौधरी अचानक फुसफुसाया। ड्राइंग रूम में रोशनी जल रही है, मुझे लगता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? भैरवनाथ मुखर्जी ने इंजन बंद कर दिया और कार कुछ गज तक लुढ़कने के बाद रुक गई। वह घास पर कूदकर उतरा और धीरे से बोला, मुझे लगता है कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। मैं जाकर उस खिड़की के पास से स्थिति देखता हूं। हो सकता है कि कुछ भी न हो, लेकिन वह हल्के अंदाज में बोला, लेकिन स्पष्ट था कि उसे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी कि सब कुछ ठीक है। कुछ देर के लिए वह अंधेरे में खो गया और ड्राइंग रूम की खिड़की से निकलती रोशनी, जो एल्म के पेड़ों के हरे तनों को सुनहरा कर रही थी, के सामने कोई छाया नहीं दिखी। फिर वे उसकी हल्की लेकिन असामान्य रूप से व्याकुल आवाज सुन सके। हम फंस गए, उसने फुसफुसाया। हमने अपने सिर को जाल में डाल दिया है, जैसे खरगोश फंदे में फंसते हैं। देखो यहां। वे उसके पीछे पीछे लॉन पर बढ़े, मुलायम घास पर हल्के कदम रखते हुए। घर के अंदर की चुप्पी भयानक थी, हालांकि रोशनी बिना किसी झपक के चमक रही थी। वे ड्राइंग रूम की खिड़की तक दबे पांव पहुंचे और अंदर झांका। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। कमरा तेज रोशनी से जगमगा रहा था। जहां वे खड़े थे वहां से वे बस रोमानी पेंटिंग देख सकते थे। सुंदर लड़की अपनी मीठी भोली मुस्कान लिए फ्रेम में सजी थी और उसके ठीक सामने एक छोटी लुई 16वीं कुर्सी पर फैला हुआ था मिस्टर सतिंदर भाटिया। उसका भारी सिर पीछे झुका हुआ था, जिससे उसकी घनी दाढ़ी के नीचे का मोटा गर्दन स्पष्ट दिख रही थी। वैसे ये है कौन? न्यायाधीश ने फुसफुसाते हुए पूछा। भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे समझाया। क्या यह मरा हुआ है? राजमोहन रॉय चौधरी ने सरगोशी की। उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं लगता, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। वह गहरी सांसें ले रहा है। लगता है कि उसे कोई नशीली दवा दी गई है। जज उत्पल भट्टाचार्य थोड़ा आगे झुके और उनकी परछाई रोशनी की धार पर पड़ गई। भैरवनाथ मुखर्जी ने झट से उन्हें पीछे खींच लिया। इधर आओ, उसने फुसफुसाया। वह उन्हें घर के पिछले हिस्से में किचन की खिड़कियों तक ले गया।
वहां भी रोशनी जल रही थी। उन्होंने फिर से अंदर झांका। मिसेस विमला किचन टेबल पर बैठी थीं। उनका सिर लकड़ी पर टिका हुआ था और उनके हाथ बेजान होकर नीचे लटके हुए थे। हे भगवान, इन्हें भी पकड़ लिया। राजमोहन रॉय चौधरी फुसफुसाया। मुझे क्लोरोफॉर्म से सांत्वना दो, भैरवनाथ मुखर्जी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। ठहरो, मैं घर के चारों ओर देख आता हूं। मुझे डर है कि हम खुद इस जाल के केंद्र में आ गए हैं। सुनो राजमोहन रॉय चौधरी, मैं उस नीले सूटकेस को बाहर लाने की कोशिश करूंगा, अगर उठा सका तो। इस बीच अगर मैं वापस न आऊं तो हमारे नायक के शब्दों में, तुम अपनी मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति का पालन कर भागने की कोशिश मत करना, बल्कि तुम केवल एक ही सुरक्षित रास्ते का उपयोग करोगे जो सबको नहीं पता, और वह है कोहरे वाली सुरंग। भोलानाथ और हेनरी को तब से वहां नाव तैयार रखने का आदेश है जब से मिस्टर उत्पल भट्टाचार्य की खोज बंद की गई थी। मुझे नहीं पता था कि कब जरूरत पड़ जाएगी। अमर कनैप के शब्दों में, गुड नाइट ओइल। न्यायाधीश ने उसका बाजू पकड़ लिया। जिस किताब की तुम्हें तलाश है उसका नाम है सिनबाद दी सेलर एंड अदर स्टोरीज, उसने कहा। ऐसे समय में इस शीर्षक की मूर्खता मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी से छिपी नहीं थी। यह तो मेरी तरह ही लगता है, उसने कहा। ड्राइंग रूम के दृश्य को देखते हुए इसे वास्तव में दी स्लीपिंग ब्यूटी होना चाहिए था। वह घर के किनारे से चुपचाप गायब हो गया। राजमोहन रॉय चौधरी और बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य खुद को दीवार से चिपकाकर खड़े रहे और इंतजार करने लगे। लड़का घोड़े की तरह सांस ले रहा था और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे इससे घर की नींव हिल जाएगी। उत्पल भट्टाचार्य अधिक शांत था, लेकिन वह भी इस घबराहट भरे क्षण से अछूता नहीं था। उसने अपनी कमर की जेब से एक बंदूक निकाली और सतर्क हो गया। घर के अंदर से अब भी कोई आवाज नहीं आई। मिनट बीतते गए। राजमोहन रॉय चौधरी बेचैनी से कांप रहा था और उसके गाल का घाव फिर से धड़कने लगा था। समय का हर एहसास उनसे छूट गया। ऐसा लगा जैसे भैरवनाथ मुखर्जी को गए हुए घंटों बीत चुके थे। अंत में घर के अंदर एक तख्ता चरमरा उठा और राजमोहन रॉय चौधरी अचानक हिल उठा। अगले ही पल कोई हल्के कदमों से उनके पैरों के पास जमीन पर कूदा। जज ने तेजी से अपनी रिवॉल्वर तान दी, लेकिन अंधेरे से भैरवनाथ मुखर्जी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अंदर स्लीपिंग ब्यूटी, बाहर बेब्स इन द वुड। उसने धीरे से कहा, यह अब तक का सबसे अजीब मामला है। पुराना सतिंदर भाटिया अपने काम के प्रति जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने की कीमत चुका रहा है। लगता है उसने थोड़ा संघर्ष किया था। कुछ कुर्सियां उलटी पड़ी हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं घर में कोई हिलडुल क्यों नहीं रहा। उसने और धीमी आवाज में कहा, मेरे पास किताब है। अब यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। कोहरे वाली सुरंग से निकल जाओ। राजमोहन रॉय चौधरी हिला भी नहीं। इस अंधेरे में जाना आत्महत्या है, उसने कहा। तुम सॉफ्ट नहीं जानते भैरवनाथ मुखर्जी। मैंने रसोई से एक तूफानी लालटेन चुरा ली है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। हम इसे वहां पहुंचने के बाद जलाएंगे। गाड़ी से वापस जाना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि यही उनका असली जाल है। जज उत्पल भट्टाचार्य ने खिड़की की ओर इशारा किया। उन लोगों का क्या होगा जो अंदर हैं? मुझे पता है, भैरवनाथ मुखर्जी ने स्वीकार किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वे असली खतरे में हैं। अगर हमारे दुश्मनों को उन्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक कर चुके होते। हम फंस चुके हैं और किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। गांव की ओर वापस जाना भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर अंधेरे बगीचे से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि दुश्मन कहां छिपे हो सकते हैं। यह तो तय था कि उनकी आमद का बेसब्री से इंतजार किया गया होगा। जब वे स्ट्राउड से आए थे तो उनकी कार की हेडलाइट्स को देखना नामुमकिन नहीं था। शायद अभी भी उन पर नजर रखी जा रही थी और शायद किसी भी क्षण हमला हो सकता था। न तो राजमोहन रॉय चौधरी और न ही जज उत्पल भट्टाचार्य को भैरवनाथ मुखर्जी की बात पर जरा भी संदेह हुआ जब उसने बताया कि दुश्मन संभवतः उनके लौटने के रास्ते की निगरानी कर रहे हैं। मिस्टर तपस भौमिक और उसके साथियों के अलावा भी उनके रहस्यमय दुश्मन के कई और सहयोगी थे।
वे बिना सवाल किए भैरवनाथ मुखर्जी का अनुसरण करने लगे। आगे बढ़ो सार्जेंट, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। मुझे यह नेविगेशन योजना पसंद नहीं, लेकिन इसे आजमा लेते हैं। तो अंकल, भैरवनाथ मुखर्जी को पकड़ लो, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। यह कोई आसान सैर नहीं होने वाली। हमारी सूची में स्नेक इन द ग्रास स्टाइल भी शामिल है। वे चल पड़े। भैरवनाथ मुखर्जी आगे था। उनकी गति धीमी और डरावनी थी। हर आवाज उन्हें चौंका रही थी। हर पल उन्हें लग रहा था कि कोई अंधेरे से उन पर झपट पड़ेगा। भैरवनाथ मुखर्जी बार बार रुककर सुनता, लेकिन उनके पीछे का घर अब भी उतना ही शांत था। जब वे भूल भुलैया में पहुंचे तो उसने एक टॉर्च निकाली और राजमोहन रॉय चौधरी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने गुप्त मार्ग खोजा और सूखी खाई के दूसरी ओर निकल गए। हवा की गर्मी और घुटन असहनीय हो गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे इलाके को एक भारी गर्म पट्टी से ढक दिया हो। राजमोहन रॉय चौधरी पसीने से तर था और बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य की भी सांसें भारी हो रही थीं। केवल भैरवनाथ मुखर्जी ही बिना किसी बाहरी उत्तेजना के दिखा। वह दबे पांव, सतर्क लेकिन तेज गति से आगे बढ़ रहा था। घास अब भी खड़ी थी और वे उस गहरी नहर में मुड़ गए जिसका उपयोग पहले मिस्टर उत्पल भट्टाचार्य कर चुके थे। खाई पूरी तरह सूखी थी, जिससे उनका सफर आसान हो गया। आखिरकार वे कोहरे वाली सुरंग में प्रवेश कर गए। यह चौड़ा गड्ढा, जो कभी एक पुराना नदी तल था, अब पूरी तरह सूखा था और उस पर छोटी खुरदरी घास उगी थी जो पैरों के नीचे फिसलन भरी थी। अब भी हमेशा की तरह यह सुरंग हल्की सफेद जमीनी धुंध से आधी भरी हुई थी, जो केवल उसके गीले दलदली स्वाद और गंध से अंधेरे में महसूस की जा सकती थी। यह जगह दिन में भी भयानक लगती है, जज बड़बड़ाया, और रात में तो यह मौत की छाया की घाटी जैसी है। माहौल खुशनुमा बनाए रखिए गवर्नर, खुशनुमा बनाए रखिए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की अप्रत्याशित रूप से तेज आवाज कांपी। सावधान रहो, राजमोहन रॉय चौधरी की आवाज शांत थी। हम अब करीब पहुंच रहे हैं, पास ही रहो। उनके चारों ओर खारे दलदल से अजीबोगरीब चूसने की आवाजें आ रही थीं और आगे दूर समुद्री पक्षी अनियमित अंतरालों पर भयावह स्वर में विलाप कर रहे थे। कुछ ही देर में राजमोहन रॉय चौधरी रुक गया। इसके आगे लालटेन के बिना जाना सुरक्षित नहीं, उसने कहा। तुम्हारी छोटी टॉर्च काफी नहीं है। सुनो भैरवनाथ मुखर्जी, हम दलदली मिट्टी के पास आ रहे हैं। इसमें कमर तक, गर्दन तक या पूरी तरह डूब सकते हो और सिर्फ 2 घोड़े और एक मजबूत रस्सी ही तुम्हें बचा सकते हैं। वे रुके और लालटेन जलाई। अब, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, जब उसने कांच को उसकी तार की ढाल में पुनः फिट किया और लालटेन ने हल्की सी पीली रोशनी कोहरे में बिखेरी। चलो मेरे समुंदर के भेड़ियों, सब सवार हो जाओ। पेरिस, डिजॉन, लियोन, मैकॉन, विक्टोरिया, क्लेफम जंक्शन, मार्सिले और स्वर्ण द्वार के लिए ऑन वॉच्यूअर्स। उसकी हल्की फुल्की बात इस घुटन भरे सड़ते हुए माहौल में अजीब और लगभग डरावनी लगी। हमारी किस्मत अच्छी है, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। ज्वार 3/4 ऊपर तक आ चुका है। पास ही रहना, पास ही रहना। वे उस छोटी झोपड़ी के ठीक सामने खड़े थे जहां कुछ दिन पहले ही बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य ने अपनी पोशाक बदली थी और भोलानाथ के साथ नाव में सवार हुआ था। घास खत्म हो चुकी थी और उनके चारों ओर केवल दलदली मिट्टी थी जो चिपचिपी और बुलबुले छोड़ती हुई पास आती समुद्र की लहरों के साथ डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। यहां तक तुम सुरक्षित हो, राजमोहन रॉय चौधरी ने जोर देकर कहा। इसके आगे भगवान के लिए सतर्क रहो। यह कठोर जमीन है, लेकिन झोपड़ी के समुद्री हिस्से के चारों ओर सॉफ्ट शुरू होता है। यह असमान रूप से फैला है और हिलता भी रहता है, लेकिन हमें जोखिम लेना ही होगा। भैरवनाथ मुखर्जी लालटेन की रोशनी में आगे झांक रहा था। कुछ फीट आगे कीचड़ पर एक पतली सफेद रेखा धुंध में मध्यम सी चमक रही थी। यह कितना ऊपर तक आता है? भैरवनाथ मुखर्जी ने इशारा करके पूछा। जहां घास खत्म होती है वहीं तक, राजमोहन रॉय चौधरी ने जवाब दिया। यह झोपड़ी से बस थोड़ा सा पहले रुक जाता है, सिवाय सितंबर के निप ज्वारों में। क्या तुम्हें नाव दिख रही है? वो रही, जज ने कहा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। राजमोहन रॉय चौधरी ने झटके से उसे पीछे खींच लिया।
अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, उसने कहा। लालटेन ऊंची रखो, भैरवनाथ मुखर्जी। नाव हल्के से हिल रही थी, बस जमीन से कुछ गज दूर। राजमोहन रॉय चौधरी ने अपने जूते और मोजे उतार दिए। अगर मैं सॉफ्ट में फंस गया तो नंगे पैर होने से बचने का ज्यादा मौका रहेगा, उसने समझाया। फिर वह धीरे धीरे अत्यधिक सतर्कता से आगे बढ़ा। भैरवनाथ मुखर्जी ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच कहीं दूर उसे रोशनी हिलती हुई सी महसूस हुई। जल्दी करो, उसने धीरे से फुसफुसाया। जल्दी। राजमोहन रॉय चौधरी सावधानी से बढ़ता रहा। एक बार वह लड़खड़ाया, धंसा, लेकिन संभल गया। वह नाव तक पहुंच गया और उसमें चढ़ गया। अगर सीधे मेरी तरफ चलोगे तो ठीक रहेगा, उसने कहा। आओ, मैं इसे और पास नहीं ला सकता, वरना यह दलदल में अटक जाएगी। भैरवनाथ मुखर्जी ने बूढ़े आदमी की बांह पकड़ ली। चलो, आगे बढ़ो, उसने कहा। बस अपना ध्यान नाव तक पहुंचने में लगाओ। राजमोहन रॉय चौधरी से कहो कि मंदार मोनी बीच की ओर जाए, या अगर इस रोशनी में वह नहीं कर सकता तो धारा में जाकर वहीं रुका रहे। जज जब कांपते कदमों से नाव तक पहुंचा, तभी उसे एहसास हुआ कि भैरवनाथ मुखर्जी अभी भी किनारे पर खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। आओ, राजमोहन रॉय चौधरी ने ऊंची आवाज में कहा। चुप रहो बेवकूफ, नाव निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें पानी की पिस्तौल से उड़ा दूंगा। भैरवनाथ मुखर्जी की फुसफुसाहट में एक अनोखी शक्ति थी। हालांकि वह दूर था, फिर भी उसकी आवाज साफ सुनाई दी। बकवास। राजमोहन रॉय चौधरी ने नाव को पास खींचना चाहा। भगवान के लिए निकलो यहां से, कोई हीरो बनने की कोशिश मत करो। भैरवनाथ मुखर्जी की आवाज में गहरी विनती थी। तुम्हारे पास एक भी मिनट गंवाने का वक्त नहीं है और सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। अपने अंकल भैरवनाथ मुखर्जी पर भरोसा रखो। लड़के, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य की आवाज खतरनाक रूप से हठीली थी। राजमोहन रॉय चौधरी, भैरवनाथ मुखर्जी ने आदेश दिया। सीधे खींचो, अगर तुम नहीं चाहते कि हम सब मारे जाएं। और जो कुछ भी सुनो, बाहर ही रहना। अगर तुम्हारा प्यारा पुराना छुपा हुआ मेहमान कोई आवाज करे तो उसकी बेटी के प्यार की कसम, उसे चप्पू से सिर पर मार देना। राजमोहन रॉय चौधरी भैरवनाथ मुखर्जी को कई वर्षों से जानता था। अब तक उसने कभी उसकी बात नहीं टाली थी। उसे एहसास हो गया कि यह आखिरी पल था जब वह संकोच कर सकता था। उसने फैसला कर लिया। चप्पुओं को धीरे से पानी में डुबोते हुए उसने नाव को नदी की धारा के बीचों बीच ले जाना शुरू किया। भैरवनाथ मुखर्जी ने पूरे जोश में उसे लालटेन लहराकर इशारा किया। राजमोहन रॉय चौधरी ने आखिरी बार उसे देखा। एक लंबा, जंगली सा दिखने वाला आदमी नदी किनारे खड़ा, सिर के ऊपर तूफानी लालटेन को अजीबोगरीब अंदाज में उठाए हुए। मैं ओफिलिया से प्रेम करता था, उसने जबरदस्त नाटकीयता के साथ चिल्लाया। सिर्फ तंबाकू ही मायने रखता है। इस रहस्यमयी वाक्य के साथ वह शांति से किनारे के साथ साथ चलता हुआ कोहरे से भरी सुरंग में उतर गया और झोपड़ी की ओर बढ़ा। वह लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और तूफानी लालटेन को दरवाजे के कोने पर इस तरह टांग दिया कि उसकी रोशनी दूर से भी स्पष्ट रूप से देखी जा सके। फिर उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। झोपड़ी, जो लगभग 4 फीट ऊंचे लकड़ी के खंभों पर टिकी थी, के अंदर एक खुरदुरी समतल मेज थी जो एक पैर और दीवार में लगे 2 किवाड़ों के सहारे टिकी हुई थी। एक तरफ एक शेल्फ थी जो इतनी नीचे थी कि उसे सीट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। युवक ने चारों ओर ध्यान से देखा। इधर उधर कुछ नाव से जुड़ा सामान पड़ा था और एक खाली लकड़ी का डिब्बा था, पर झोपड़ी में और कुछ खास नहीं था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि झोपड़ी के पीछे फर्श की कुछ लकड़ियां हटा दी गई थीं, शायद इसलिए कि असाधारण ऊंचे ज्वार में समुद्र से बहा न ले जाए। भैरवनाथ मुखर्जी फॉर्म पर बैठ गया और जलती हुई टॉर्च को मेज पर रखकर उसने वह बच्चों की किताब निकाली जो वह घर से लाया था। सिम्बाद जहाजी और अन्य कहानियां। उसने एक एक कर पन्ने पलटे। मुखपृष्ठ, समर्पण, प्रस्तावना, संपादक की टिप्पणी। फिर उसकी नजर सूची पर पड़ी। बचपन से सुनी हुई बच्चों की कहानियां। ऐसे समय में इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसकी नजर सूची में नीचे खिसकी
सिम्बाद जहाजी, अलादीन और उसका जादुई चिराग। अचानक उसकी नजर एक शीर्षक पर जम गई। उसने हाथ उस पर रखा और अंधेरे में घूरने लगा। उसका चेहरा भावशून्य था। चश्मे के पीछे उसकी आंखें ठंडी और निस्तेज लग रही थीं। मैं पागल हो गया हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, जो अजीब तरह से दब गई थी। आखिरकार यह हो ही गया। मैं सनकी हो गया हूं। एली फर्ग्यूसन बाबा और 40 चोर। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।